नमस्ते दोस्तों। प्राचीन भारत के इतिहास में कई ऐसे पन्ने हैं जो किसी शानदार कहानी से कम नहीं लगते। आज की हमारी इस चर्चा में हम ऐसे ही एक बेहद दिलचस्प और रोमांचक चैप्टर पर बात करने वाले हैं, मगध साम्राज्य में शिशुनाग वंश का उदय और उसका पतन। यकीन मानिए, ये कोई बोरिंग हिस्ट्री क्लास नहीं है। ये कहानी है सत्ता के लालच की, एक अनपेक्षित बगावत की और एक ऐसे साम्राज्य की जिसने भारत का पूरा नक्शा ही बदल कर रख दिया। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस सफर पर निकलते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ एक बहुत ही पॉपुलर और मजेदार लाइन साझा कर रहा हूँ। हर्यंक के बाद शिशुनाग, फिर आया नंद महान। सुनने में भले ही ये एक सिंपल सी कविता लगे, लेकिन असल में ये प्राचीन भारत के सत्ता हस्तांतरण यानी ट्रांसफर ऑफ पावर का पूरा सार है। और यही वो नींव है जिस पर हमारी आज की कहानी टिकी है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं हर्यंक वंश से शिशुनाग तक के उस हैरान कर देने वाले बदलाव से। ये कहानी एक बहुत ही कमाल की राजनीतिक उथल-पुथल से शुरू होती है। शायद मन में ये ख्याल आए कि पुराने ज़माने में सिर्फ राजाओं और उनके वारिसों का राज चलता था, लेकिन यहाँ हमें प्राचीन इतिहास में लोकतंत्र की एक बहुत ही दुर्लभ झलक देखने को मिलती है। हुआ यूं कि हर्यंक वंश के आखिरी राजा नागदासक को किसी बाहरी दुश्मन ने नहीं हराया, बल्कि खुद आम जनता ने उसे सत्ता से उखाड़ फेंका। और मजे की बात देखिए, उस खालीपन को भरने के लिए जनता ने किसी शाही राजकुमार को नहीं, बल्कि काशी के एक अमात्य यानी एक मंत्री को अपना नया राजा चुना। उनका नाम था शिशुनाग। बस इसी जन असंतोष ने एक बिल्कुल नए राजवंश की नींव रख दी। अब राजा तो बन गए, लेकिन आगे क्या? यहीं से शुरू होती है शिशुनाग की विजय गाथा। गद्दी पर बैठते ही शिशुनाग ने समझ लिया था कि उन्हें जनता के फैसले को सही साबित करना है, और उन्होंने बिल्कुल ऐसा ही किया। उनका सबसे बड़ा और मास्टर स्ट्रोक कदम था बेहद शक्तिशाली अवंती राज्य को घुटनों पर लाना। शिशुनाग ने न सिर्फ अवंती को हराया, बल्कि उसे हमेशा के लिए मगध साम्राज्य में मिला लिया। ये कोई छोटी मोटी जीत नहीं थी। इस एक झटके ने मगध को पूरे उत्तर भारत की सबसे बड़ी और अजेय महाशक्ति बना दिया। शिशुनाग की इन कामयाबियों के बाद इस साम्राज्य की बागडोर एक नए हाथ में आई, और यह युग बड़े सांस्कृतिक बदलावों का गवाह बना। सत्ता की कमान अब शिशुनाग के बेटे ने संभाली। यहां मगध में कई बड़े भौगोलिक बदलाव देखने को मिले। जरा राजधानियों के इस सफर पर गौर कीजिए। मगध की शुरुआती राजधानी राजगृह थी। शिशुनाग ने इसे बदलकर वैशाली कर दिया, लेकिन उनके बेटे के राज में राजधानी को हमेशा के लिए पाटलिपुत्र शिफ्ट कर दिया गया। ये सिर्फ एक शहर से दूसरे शहर जाने का शौक नहीं था, बल्कि सत्ता को एक मजबूत जगह पर केंद्रित करने की एक बहुत ही स्मार्ट स्ट्रैटेजी थी। इसी कदम ने पाटलिपुत्र को एक विशाल राजनीतिक केंद्र बना दिया। शिशुनाग के इस बेटे का नाम था कालाशोक। इतिहास में इन्हें काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। अब कालाशोक ने राजधानी को पाटलिपुत्र तो शिफ्ट किया ही, लेकिन उन्हें उनके राजनीतिक फैसलों से कहीं ज्यादा उनके सांस्कृतिक योगदान के लिए याद किया जाता है। खास तौर पर बौद्ध धर्म को उन्होंने जो जबरदस्त सपोर्ट और संरक्षण दिया, वो वाकई काबिले तारीफ था। उनके राज की सबसे ऐतिहासिक घटना थी वैशाली में आयोजित हुई द्वितीय बौद्ध संगीति यानी सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल। ये कोई आम सी मीटिंग नहीं थी, बल्कि ये एक बहुत बड़ा धार्मिक सम्मेलन था, जहां देश भर के जाने माने बौद्ध भिक्षु एक साथ आए थे। यहां बौद्ध धर्म के नियमों और उनके बीच जो थोड़े बहुत मतभेद उभर रहे थे, उन पर खुलकर चर्चा हुई। इससे एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि मगध का साम्राज्य सिर्फ अपनी तलवारों के दम पर नहीं, बल्कि गहरे विचारों और धर्म के संरक्षण से भी अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था। पिता और पुत्र के इन शानदार कामों ने मिलकर एक ऐसा दौर शुरू किया जिसे मगध का स्वर्ण युग कहा जा सकता है। अगर हम ध्यान से देखें तो इन दोनों पीढ़ियों का काम एक दूसरे को कितनी खूबसूरती से बैलेंस करता है। एक तरफ हमारे पास संस्थापक शिशुनाग की मिलिट्री पावर थी, जिसने अवंती जैसी महाशक्ति को अपने में मिला लिया, और दूसरी तरफ उनके बेटे कालाशोक का कल्चरल विजन था, जिसने बौद्ध धर्म को फलने फूलने का एक सुरक्षित माहौल दिया। युद्ध और संस्कृति का ये जो कॉम्बिनेशन था ना, इसी ने इतने कम समय में मगध के रुतबे को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया। तो कुल मिलाकर इस राजवंश की उपलब्धियां सच में बहुत बड़ी थीं। अवंती को मगध में मिलाना, साम्राज्य की सीमाओं को और फैलाना, पाटलिपुत्र को एक पावरफुल सेंटर के रूप में खड़ा करना और बौद्ध धर्म को खुलकर सपोर्ट करना, इन्हीं मजबूत पिलर्स पर मगध का वो नया और बेहद ताकतवर स्वरूप खड़ा हुआ था। लेकिन इतिहास का एक कड़वा सच है, जो शिखर पर पहुंचता है उसका नीचे आना भी तय होता है। हर महान साम्राज्य की कहानी में एक मोड़ ऐसा जरूर आता है जहां से उसका पतन शुरू होता है।
शिशुनाग वंश का अंत भी बहुत ही अचानक और ड्रामेटिक तरीके से हुआ। महापद्म नंद नाम के एक बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति ने शिशुनाग वंश के आखिरी शासक को बुरी तरह हराकर सत्ता से उखाड़ फेंका। बस उस एक झटके ने शिशुनागों का नामो निशान मिटा दिया और मगध के सिंहासन पर एक नए और कहीं ज्यादा खूंखार राजवंश का राज शुरू हुआ, जिसे हम नंद वंश के नाम से जानते हैं। और इसी के साथ हम वापस उसी लाइन पर आ जाते हैं जिससे हमने आज की इस चर्चा की शुरुआत की थी। हर्यंक के बाद शिशुनाग, फिर आया नंद महान। अब ये सिर्फ रटने वाली कोई लाइन नहीं लगती है ना, ये सत्ता के पूरे सफर की एक जीती जागती कहानी है। हर्यंक राजाओं को जनता ने हटा दिया, फिर शिशुनाग आए और अंत में शिशुनागों को कुचलकर नंदों ने अपना झंडा गाड़ दिया। तो जाते जाते एक बहुत ही गहरे सवाल पर विचार करते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा राजवंश जिसका जन्म ही एक कमजोर राजा के खिलाफ जनता के गुस्से और बगावत से हुआ था, वो खुद कैसे एक दिन उसी तख्ता पलटकर शिकार हो जाता है। यह हमें इतिहास के उस चक्र के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है, जहां जो ताकत एक साम्राज्य को जन्म देती है, कभी-कभी वही ताकत उसे निगल भी लेती है। उम्मीद है कि इस विश्लेषण ने प्राचीन भारत के इस छोटे लेकिन बेहद जरूरी चैप्टर को पूरी तरह से जीवंत कर दिया होगा। हमारे साथ इस सफर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।